हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो पोर्शन है हमारा, डेवलपमेंटल वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, उसमें अभी तक हमने जो भी हमारे क्रोमोसोमल एनोमैलीज थी वो टॉपिक्स कर लिए, हमने थियरीज ऑफ डेवलपमेंट कर लिया। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एबनॉर्मल साइकोलॉजी पोर्शन। जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं हमें वो डिस्कस करने हैं। देर आर सो मैनी डिसऑर्डर्स, तो हम सारे एक वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे। आई ट्राइड बट नहीं हो पाएगा बिकॉज एक वीडियो अगर करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी 1 आवर समथिंग में, 1 आवर समथिंग की एक वीडियो बनाऊँ। ईच वीडियो शुड बी ऑफ 1 आवर लेंथ। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आज तो बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद इट तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी भी रहेगा। तो आई विल कवर ओनली वन क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स, दैट इज़ न्यूरोकॉग्निटिव। बिकॉज उससे पहले हमें DSM ICD ये सब भी डिस्कस करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आगे से हम कोशिश करेंगे 2-3 अलग अलग क्लासेस जो है डिसऑर्डर्स की, उनको क्लब करके फिर उन्हें कंप्लीट करें। तो आई थिंक इन टोटल ऑफ 3 वीडियो समथिंग ये पूरे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद केवल 1 या 2 वीडियोस की और रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर थेरेपीज एंड काउंसलिंग पोर्शन। और जो हमारा सक्सेसफुल एजिंग वाला पोर्शन है वो भी हम उन्हीं में कवर कर लेंगे। सो लेट अस बिगिन। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, वी ऑल नो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बेसिकली डिसऑर्डर्स के बारे में आप पढ़ते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है, उसमें सारे के सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जाता है कि डिसऑर्डर्स जो हैं इनके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो ये कौन से डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसको आप डायग्नोस करते हो डिसऑर्डर को, तो वो आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी में उसको स्टडी करते हो। इसमें आप इनके ट्रीटमेंट्स को भी स्टडी करते हो कि किस तरीके से आप उनको ट्रीट करोगे। तो इनको बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो भी डिसऑर्डर्स आपके होते हैं तो उन डिसऑर्डर्स को कहा जाता है कि इनमें 4 Ds हैं। ये 4 D जो हैं ये किसी भी डिसऑर्डर को डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो उस इंसान को ये 4 D देखने को मिलेंगे: डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। तो ये आपको लर्न होने चाहिए चारों के नाम। डेविएंस का मतलब होता है किसी चीज़ से डेविएट होना, दूर होना, अलग होना। तो जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उससे हम डेविएट करते हैं। हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे जो एक आम इंसान के जो सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है उससे बहुत अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उससे काफ़ी अलग लेवल पे वो चलता है। देन डिस्ट्रेस, वो इंसान खुद डिस्ट्रेस फील करेगा, अनहैप्पीनेस फील करेगा या उसके आजू बाजू के लोग डिस्ट्रेस फील करेंगे। डिसफंक्शन, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी ढंग से, ना वो पर्सनली काम कर पाएगा, ना सोशली कर पाएगा, ना प्रोफेशनली कर पाएगा। प्लस वो डेंजर भी है, खुद भी खुद के लिए डेंजर है और दूसरों के लिए भी वो एक डेंजरस इंसान है। तो ये 4 चीज़ें जो है ये 4 Ds हैं जो कि किसी भी डिसऑर्डर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, दीज आर द 4 Ds। ये आपको चारों के नाम याद होने चाहिए 4 Ds के। ओके, नाउ सी, we will talk about DSM and ICD। DSM एंड ICD ये दोनों क्या हैं? तो बेसिकली जैसे आप कोई भी टेस्ट लगाते हो साइकोलॉजी का तो उसके लिए एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल को आप रेफ़र करते हो कि अगर इसका स्कोर ये है तो इसको ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो वैसे ही जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी ये बुक है। ये बुक है जो कि बताती है कि इस डिसऑर्डर के ये सिम्टम्स हैं, अगर ये सिम्टम है तो आपको ये डिसऑर्डर, आप इसको डायग्नोस करो। तो DSM स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये जो DSM किताब है ये पब्लिश की जाती है बाय APA। APA मतलब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, कौन करता है ये? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये देखिए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है ये इसे पब्लिश करता है। और हम जो भी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो हम DSM के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। थियोरेटिकली DSM बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ICD जो है ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि ये हर तरह के डिजीज़ के बारे में बात करता है, केवल साइकोलॉजिकल या एबनॉर्मल की ही ये बात नहीं करता, केवल मेंटल डिसऑर्डर्स की ही ये बात नहीं करता। ये जो नॉर्मल आपके खांसी, जुकाम, बुखार या जो भी आपके नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़ या कुछ भी, एनीथिंग, ये सबको क्लासिफिकेशन देता है। ये पब्लिश्ड होता है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश्ड है। तो मतलब कि हम कहें कि ICD जो है ये एक बड़ी किताब है। दिस इज़ अ ब्रॉडर बुक बिकॉज इट कवर्स ऑल द काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ये हर तरह के डिजीजेस को कवर करती है जिसका एक हिस्सा है
मेंटल डिसऑर्डर्स जो है ये इसका एक पार्ट है केवल। तो इसके ये कौन से पार्ट में आता है, तो ये इसके एफ पार्ट में आता है। एफ कोड्स हैं इसके अंदर, वो एफ कोड्स मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हैं। इसके अलावा बाकी आईसीडी के अंदर बाकी डिजीजेस की भी बात की गई है। जबकि डीएसएम जो है, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, ये स्पेसिफिकली केवल और केवल मेंटल डिसऑर्डर्स की ही बात करता है, केवल और केवल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ही ये बात करता है। दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है। तो एफ कोड्स जो हैं ये आईसीडी यूज में लेता है, और डीएसएम में अगर आप कोड्स देखोगे तो वो कोड्स बेसिकली यही लिए गए हैं। तो डीएसएम आईसीडी के ही कोड्स को यूज़ में लेता है। तो इफ़ दे आस्क यू कि ज़्यादा अगर आप डायग्नोसिस करते हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर यूज़ में लेता है तो वो आईसीडी को ही रेफ़र करता है। लेकिन जब भी आप पढ़ते हो, यूजी पीजी में पढ़ते हो या आप नेट में भी मेरे साथ पढ़ोगे, तो मैं आपको डीएसएम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझाऊंगी, बिकॉज इट इज़ सिंपलर टू स्टडी, इट इज़ ईजियर टू स्टडी। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे से ही हैं। देर आर नॉट सो मेनी डिफरेंसेस, दोनों पब्लिश भी लगभग एक ही समय पर होते हैं। ठीक है, पहले हम डीएसएम की बात कर लेते हैं, बिकॉज आपसे डीएसएम ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये डीएसएम की हिस्ट्री है। डीएसएम पहली बार 1952 में आया, फिर इसका सेकेंड रिवीजन आया 1968, देन 80, देन 87, 94 एंड देन 2000। आप नोटिस करो, डीएसएम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिवाइज्ड, फोर्थ टेक्स्ट रिवाइज्ड, टीआर मतलब टेक्स्ट रिवाइज्ड। इसके बाद में डीएसएम 5 आया। अब ये 4 तक तो रोमन नंबर लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देन आपका 5 जो है वो इस तरीके से आप रोमन नंबर ना लिखें, रोमन नंबर में नहीं दिया गया। जब 5th वाला दिया गया तो उसको 5th ना बोल के डीएसएम 5 बोला गया। इट इज़ डीएसएम 5। डीएसएम 5 कब दिया गया? ये दिया गया 2013 में। डीएसएम 5 जो है ये 2013 में दिया गया, और अब इसका भी रिवीजन जो है वो आ चुका है डीएसएम 5 का। ये देखिए, डीएसएम 5 जो है ये 2013 में दिया गया, और ये वाला जो आई थिंक 2022 में इसका टीआर टेक्स्ट रिवाइज्ड आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके अब तक कितने हो चुके हैं? ये 3 3 6 7 8 कुल में हो चुके हैं अब तक 8 बार डीएसएम पब्लिश हो चुका है। पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश करता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ सी, डीएसएम 4th टीआर 2000 में आया, और फिर डीएसएम 5 2013 में आया। तो 13 सालों में काफ़ी बदलाव इसमें आए। आप नोटिस करो, पहले बहुत ज़्यादा गैप्स जो थे वो नहीं थे। ठीक है, हाँ इसमें फर्स्ट सेकंड में है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इनमें नहीं थे। शुरुआत में जो भी चलता रहा, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। डीएसएम 4 टीआर से डीएसएम 5 में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है, इसलिए क्वेश्चन भी आता है डीएसएम 4 टीआर और डीएसएम 5 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपसे पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ डीएसएम 5 क्या है, ये हम बाद में बात, डीएसएम 4 टीआर जो है इसमें 5 एक्सेस हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो देखो, डीएसएम 4 टीआर जो है और डीएसएम 5 जो है, सबसे पहला डिफरेंस इनका लिखने का तरीका ही हो गया। ये आपका रोमन में आता है, ये आपका अरेबिक नंबर में आता है। ये 5 जो मैंने इस तरीके से लिखा है इसे अरेबिक कहते हैं, और ये रोमन आता है। ये 4th जो मैंने लिखा, दोनों में ये डिफरेंस है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है। एक तो डिफरेंस ये आ गया। दूसरी चीज़, डीएसएम 4 टीआर में एक्सेस सिस्टम था या एक्सियल सिस्टम था, जबकि डीएसएम 5 में एक्सियल सिस्टम हटा दिया गया। इसमें क्या लेके आए? उसके बजाय स्पेक्ट्रम अप्रोच लेकर के आए। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस लेकर के आए, तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो, डीएसएम 4 टीआर जो है वो कैसा था, पहले वो देख लेते हैं। मैंने कहा इसमें एक्सियल सिस्टम है, मतलब इसमें एक्सेस थे। एक्सियल सिस्टम है ये, इसमें 5 एक्सेस बताए गए। जितने भी डिसऑर्डर्स थे उनको 5 एक्सेस में बांटा गया। फर्स्ट एक्सेस में आपके क्लिनिकल सिंड्रोम्स आते थे, जो भी क्लिनिकल बीमारियां हैं, सिवाय पर्सनालिटी, मेंटल ट्रेडिशन और एब्यूज़, इनको छोड़ के सारे के सारे क्लिनिकल सिंड्रोम इसमें आते थे। सेकंड में फिर पर्सनालिटी और मेंटल ट्रेडिशन आते थे। थर्ड में जनरल मेडिकल कंडीशंस आ जाती थी। फोर्थ में साइको सोशल एनवायरमेंटल, और फिफ्थ में ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग। ये 5 एक्सेस होती थी। ये मुझे याद है यूजी के समय में मैंने पढ़ा भी था सैरिसन में। लेकिन ये अब आज के तारीख में नेट वाले नहीं पूछेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज अब डीएसएम 5 का भी रिवीजन आ चुका है। तो डीएसएम 4 तक वो नहीं जाएंगे, इतना पीछे का वो नहीं पूछेंगे। पर फिर भी 5 एक्सेस है, 5 नाम याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डीएसएम 5 की। डीएसएम 5 में क्या बदलाव आए? तो डीएसएम 5 में ये 15 नए डिसऑर्डर आए,
पहली चीज़ ये याद रखना, अब ये एक्सेस हट चुकी है, एक्सेस नहीं है, अब हर डिसऑर्डर जो है वो अलग-अलग कैटेगरी में आता है। हर डिसऑर्डर एक अलग नाम से आएगा, एक अलग स्पेक्ट्रम में आएगा। अच्छा, एक और चीज़, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे एक नंबर लाइन होती है, कोई भी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, माइल्ड, या वो मॉडरेट हो सकती है। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम होना, ये एक स्पेक्ट्रम है। तो हर डिसऑर्डर को स्पेक्ट्रम में इन्होंने इस बार दिया है कि वो जो डिसऑर्डर है उसके सिम्पटम्स बहुत माइल्ड भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं। तो इन्होंने ये 15 नए डिसऑर्डर्स ऐड किए हैं और पहले DSM-4 TR में ये 2 डिसऑर्डर्स थे जिनको रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये मैं बता रही हूँ आपको DSM-5 के बारे में जो 2013 में आया था। ठीक है, ये मैंने आपको DSM-5 के बारे में बताया है। अब तो DSM-5 TR तक आ गया है, तो मतलब कि अब इन दोनों में भी एक डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क आया। तो लेट मी टेल यू कि DSM-5 TR और DSM-5 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, केवल इनमें एक ही डिसऑर्डर का फ़र्क आया है। ओनली वन डिसऑर्डर इज़ डिफरेंट इन दीज टू, DSM-5 TR एंड DSM-5, इन दोनों में केवल एक ही चीज़ है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। DSM-5 TR, ये मैंने आपको बताया 2022 में आया है, ये आया है मार्च 2022 में। इसमें केवल DSM-5 एज इट इज़ है, प्लस इसमें एक नया डिसऑर्डर ऐड हो गया। वो नया डिसऑर्डर कौन सा है? वो है प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर। ग्रीफ मतलब दुख, शोक। तो अगर आप किसी भी तरह का लॉस झेलते हैं तो उसका आपको दुख होता है। सपोज़ कीजिए किसी की फैमिली में डेथ होती है, तो ऐसे में आप दुख में रहते हो। लेकिन सपोज़ कीजिए, आप नोटिस करिए, क्योंकि हम सबकी फैमिली में कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ होती है, तो उस शोक से हम बाहर निकल जाते हैं कुछ समय बाद, अपनी वापस लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने काम धंधों पे जाते हैं, फैमिली में आगे लोगों के बर्थडेज़ भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के जाने के बाद हम आगे किसी की कोई खुशी ही सेलिब्रेट ना करें। कुछ समय तक नहीं करते ऑब्वियसली, लेकिन कुछ समय बाद तो हम करते ही हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर सपोज़ कीजिए किसी लॉस के बाद, कितने बाद? 6 महीने बाद भी अगर आप उस शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपनी जो डेली फंक्शनिंग है वो नहीं कर पा रहे सही से, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें आपके फिर प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर की तरफ इशारा करती है। तो ये नया आपका DSM-5 TR में ऐड हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और एज सच आपको इसमें कुछ अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी जस्ट चेक, आपको ICD के बारे में और क्या-क्या जानना है? ओके, चलिए ICD बताती हूँ मैं आपको। ICD जो है, ICD 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक तो मेंटल डिसऑर्डर्स की बात हुई ही नहीं थी। हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे, मतलब बात हुई होगी लेकिन अलग से प्रॉपर मेंटल डिसऑर्डर को डेडिकेशन जो मिला ICD 6 से मिला है। ICD 6 जो है ये आपका 1949 में आया। इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए अलग से एक सेक्शन दिया गया। ठीक है, फाइन। फिर और रिविजन्स होते गए, चीज़ें और ऐड होती गई, तो इसकी डेट्स जो हैं सब जगह अलग-अलग है, मैं आपको लिख देती हूँ। 1949, देन आपका 7th वाला 1955 बताते हैं, देन आपका 1965, देन 1978, ICD 10 आपका 1992 बताते हैं। इसके बाद अब आपका ICD 11 जो है वो चल रहा है, जो कि 2019 में आया है। दिस इज़ द लेटेस्ट वन। ICD 11 जो है ये आपका लेटेस्ट है। ठीक है, फाइन। इसमें मैंने आपको बताया हमारा जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है वो F कोड्स में आते हैं। मतलब F नाम से मान लो चैप्टर है जिसमें सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, तो वो F0 से स्टार्ट होते हैं और वो चलते हैं हमारे F99 तक चलते हैं या 100 तक चलते हैं। एक बार मैं आपको चेक करके बताती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। F99 तक चलता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक बार आप ये चीज़ चेक कर लेना, 99 तक है या 100 तक है। जहाँ तक मुझे लगता है 99 तक है।
हाँ, शायद 99 तक ही है। F99 तक आपके सारे के सारे चलते हैं, मतलब 99 डिसऑर्डर्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, फाइन। आईसीडी और आपका डीएसएम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस वगैरह के लिए आप आईसीडी को यूज़ में लोगे, बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है। दोनों पब्लिश भी लगभग एक जैसे से समय पे ही होते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाउ वी शैल लुक एट द डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं एक बार हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हम आईसीडी के सॉरी डीएसएम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये डीएसएम-5 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये वो होते हैं जो कि बच्चों में देखे जाते हैं मोस्टली। छोटे बच्चों में ही ये देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लैंग्वेज वगैरह ये सब। न्यूरो कॉग्निटिव, ये आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये वो हैं जो कि आपके कहीं न कहीं ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया या कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज हो गया, उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। सब्सटेंस रिलेटेड या एडिक्टिव, मतलब कि कोई भी आप सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, अल्कोहल, कैफ़ीन वगैरह इस तरह की चीज़ें। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने कहा था स्पेक्ट्रम अप्रोच है, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आ गया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो। इसके बाद ये क्या है, ये कट गया, ये आपको कट गया है यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर वाला आपका जेंडर डिस्फोरिया है। हमने बात की थी ना जेंडर डिस्फोरिया की। जेंडर डिस्फोरिया, ये आपका जेंडर डिस्फोरिया है, जो कि जेंडर आपको सेक्स जो है आपका अगर फीमेल है लेकिन आप खुद को मेल समझते हो, आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फीमेल से, तो वो जेंडर डिस्फोरिया है। पैराफिलिक, ये हमने शायद पढ़े हुए हैं पहले, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। बाकी ये मैं इसमें अगर देखती हूँ करवाऊँगी तो दोबारा करवा दूँगी, वैसे हमने करे हुए हैं ये। स्लीप वाले भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, आप कुछ लोग ऐसे देखोगे जो क्लैप्टोमेनिक होते हैं, चोरी चकारी करता है बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बस उनको अच्छा लगता है चलते चलते कोई चीज़ उठा ली। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ये कौन से हैं, ये भी कट गए। ये स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस वाला है, ये पीटीएसडी वगैरह वाला है, ये पीटीएसडी। ये है आपका ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर, ये भी हम बात करेंगे। सोमैटिक सिम्टम्स की हम बात करेंगे, डिसोसिएटिव की, फीडिंग, ईटिंग, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, इनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं सारे के सारे, ऑर्गन रिलेटेड, इरेक्टाइल वगैरह तो ये आपसे नहीं पूछते। डिप्रेसिव आपसे पूछते हैं, बाइपोलर आपसे पूछते हैं, ये मूड्स में आ गए। एंजाइटी आपसे पूछते हैं और ओसीडी आपसे पूछते हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। आज हम न्यूरोकॉग्निटिव की बात करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। इससे पहले एक और चीज़, मैंने आपको आईसीडी में क्या चीज़ें चेंजेस हुई वो नहीं बताई। मैंने आपको डीएसएम का तो बता दिया, आईसीडी का मैं आपको बता नहीं पाई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आईसीडी 10 और आईसीडी 11 में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आईसीडी 10 में भी अ, कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐड हुए हैं और फिर आपका आईसीडी 11 बनता है। तो बेसिकली कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऐड हुए हैं, तो इसमें एक आपका हुआ है गेमिंग डिसऑर्डर, जैसे पबजी वगैरह का लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया। एक ये आपका प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर, जो कि डीएसएम वाला है। इसके अलावा इसमें आपका हुआ है एक कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी मतलब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वो तो है ही, उसके साथ साथ उसके सिम्टम्स और क्या हैं, जैसे कि आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, या आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या आप फ्रेंडशिप किसी से मेंटेन करके नहीं रख पा रहे, तो ये कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी है। और एक और ऐड हुआ है, दैट इज कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, बेसिकली अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कहीं पे भी, बेसिकली कुछ टीचर्स हैं जो स्कूल्स में कॉलेजेस में अपने फ़ोन में पोर्नोग्राफी चालू कर लेते हैं, या फ़ोन पे बातें करते हैं लोगों से सेक्सुअल, या कहीं पे भी किसी से भी चैटिंग में सेक्सुअल कंटेंट की बातें करने लग जाते हैं। या आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा पार्लियामेंट में एक मंत्री थे, जिनके लैपटॉप पे या जाने मोबाइल पे पोर्नोग्राफी चल रही थी, फिर बाद में उन्होंने तो बयान दिया कि पता नहीं कैसे वो फाइल ओपन हुई, क्या हुआ वो नहीं जानते। बट इस तरह के जो चीज़ें अगर कोई इंसान नोइंगली कर रहा है, तो मतलब वो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर से ग्रस्त है। सो ये सारे आपके एक्सक्यूज मी,
अभी भी थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, थोड़ी ऐसी ही चल रही है अभी भी शिश में। चलिए, हाँ, तो ये आपके सारे डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंसेस आए, कौन से नए ऐड हुए, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं, इनमें आपके कौन कौन से हैं, तो इनमें बेसिकली डिमेंशिया आपने सुना होगा। डिमेंशिया, तो डिमेंशियाज जो होते हैं वो आपके न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। डिमेंशिया इज़ दी अम्ब्रेला टर्म। डिमेंशिया के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, मेजर एंड माइनर। तो ये जो मेजर माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है, सारे के सारे आपके डिमेंशिया के अंदर आ जाते हैं। डेलेरियम जो है, ये डिमेंशिया का हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो, उस तरीके से आप कह सकते हो कि डेलेरियम जो है ये हो सकता है आगे चल के डिमेंशिया बन जाए। डेलेरियम कैन बिकम डिमेंशिया लेटर वर्ड्स, इस तरीके से आप इसको समझें। तो सबसे पहले हम बात डेलेरियम की ही कर लेते हैं। डेलेरियम जो है ये क्या होता है, मैंने इसमें डाला होगा वैसे तो, हाँ ये रहा। डेलेरियम जो है बेसिकली इसमें आप देखोगे डिस्टर्बेंस इन अटेंशन। अटेंशन में इंसान को दिक्कत आती है, उसका कॉग्निशन थोड़ा चेंज होता है, मेमोरी डेफिसिट्स, डिसोरिएंटेशन, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, इस तरह की चीज़ें। और ये जो डिस्टर्बेंस होती हैं ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, जैसे 2 से 3 दिनों तक ही रहती हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहती। ठीक है, तो बेसिकली इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, तो इसका कीवर्ड है ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी आपको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, तो उस बुखार की हालत में आप क्या बोल जाते हो आपको पता भी नहीं रहता, है ना, दैट इज डेलेरियम। ये सडन होता है, अचानक से होता है, टेम्पररी होता है, दिस इज़ नॉट परमानेंट। एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हो, आपका ओरिएंटेशन बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। दिस इज़ इट। डेलिरियम केवल इतना सा ही है ये डेलिरियम, लेकिन आगे चल के डिमेंशिया बन सकता है। मतलब कि अगर इसको डिमेंशिया, तो हो सकता है शुरुआत में उसको डेलिरियम हुआ हो। ओल्ड एज की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड एज में अगर डेलिरियम हो रहा है तो डैट इज सीरियस। अभी जैसे अगर मुझे आज की तारीख में डेलिरियम है, तो वो मे बी बिकॉज मुझे बुखार है इसलिए है, मे बी कुछ और रीज़न है इसलिए मुझे डेलिरियम है, बट दिस इज टेम्पररी, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगर यही डेलिरियम मुझे 50 60 70 की एज में हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आगे चल के मुझे डिमेंशिया हो जाए, विच इज़ अ मेजर इशू। डिमेंशिया जो है उससे हम कहेंगे कि वो ट्रीटेबल जो नहीं हो पाता। डेलिरियम इज ट्रीटेबल एंड दिस इज टेम्परेरी। अगर बुखार है तो बुखार सही होते डेलिरियम भी चला जाएगा। ओके, फाइन। अब डिमेंशिया जो है मैंने आपको बताया, डिमेंशिया आपका मेजर भी और माइनर भी है। मेजर माइनर कैसे, अगर सिम्टम्स बहुत कम है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। डिमेंशिया जो है ये माइनर भी है और मेजर भी है, दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया। माइनर में वो डिसऑर्डर्स आ जाएंगे जिनके सिम्टम्स बहुत ग्रेजुअल हैं, इंटेंस भी कम है, लेस इंटेंस, इसके अलावा 6 महीने से कम ये रहता है। मेजर वो हैं जो 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे और इसके अलावा इसके सिम्टम्स भी इंटेंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मेजर माइनर में मोस्टली सब जगह 6 महीने का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, फाइन। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं डिमेंशिया की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिमेंशिया, डिमेंशिया नहीं डाला क्या इसमें, एक सेकेंड। अच्छा ये रहा ना डिमेंशिया, हाँ। डिमेंशिया जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो डिमेंशिया इज़ बेसिकली, अगर आप डिमेंशिया को देखोगे तो एक इंसान को डिमेंशिया में 4 A's देखे जाते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है उसको 4 A's। कौन कौन से, एमनीशिया, मतलब उसकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ेगा। एफेसिया, एफेसिया का मतलब है उसकी लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ेगा, याददाश्त पे, लैंग्वेज पे। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया मतलब मोटर, उसको मोटर इश्यूज आएंगे। एन आपका आता है एग्नोसिया, एग्नोसिया मतलब कि परसेप्चुअल रिकॉग्निशन, उसको चीज़ें पहचानने में, देखने में, इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसके पर्सनालिटी
में चेंजेस आएंगे। पहले कुछ और पर्सनालिटी थी, अब कुछ और है। हो सकता है पहले वो एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट हो गया हो, या उल्टा बहुत हॉस्टाइल हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ उसके अंदर आ गई। उसको हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा उसको कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो हो सकता है उसमें वो एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट कर दे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे, मेन उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम है, मेमोरी में प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ योर डिमेंशिया, ठीक है, फाइन। लेट अस सी मोर। अल्जाइमर्स की बात करते हैं। अल्जाइमर बहुत मोस्टली कॉमन है, ये ओल्ड एज में ही देखने को मिलता है। मोस्टली जितने भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं ये ओल्ड एज में ही देखने को मिलेंगे। अगर अल्जाइमर्स होता है तो ऐसे में वो इंसान डिसोरिएंटेड रहता है। डिसोरिएंटेशन का मतलब वही, टाइम लोकेशन नहीं पता, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, क्या हो रहा है, क्या समय है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है। फैमिलियर टास्क भी नहीं ढंग से कर पाते, सामान कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते। मेमोरी लॉस तो होता ही है, और ये जो मेमोरी लॉस होता है वो ग्लोबल एमनीसिया होता है। ग्लोबल एमनीसिया, एमनीसिया मतलब वही मेमोरी लॉस। तो ग्लोबल का मतलब हुआ कि इस इंसान की याददाश्त जो है वो केवल पुरानी ही नहीं जाएगी, नई भी जाएगी। मतलब एंटीरोग्रेड प्लस रेट्रोग्रेड दोनों तरह का याददाश्त पे फर्क पड़ेगा। मतलब पुरानी याददाश्त भी जाएगी और नया भी कुछ उसको बताओगे, जैसे अभी कुछ सामान रखा वो भी भूल जाएगा, और पुरानी बातें भी वो भूल जाएगा, अपने घर वालों को पहचानना भूल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये इंसान विड्रॉ करेगा सोशल एक्टिविटी से, अकेला रहेगा, दूर रहेगा, जजमेंट पुअर रहेगा, इमेजेस स्पेसेस में दिक्कत आएगी, इसके इमोशन समझ नहीं आएंगे क्या है क्या नहीं है, और वर्ड्स में भी उसको डिफ़िकल्टी जो है वो होगी। अब देखो एल्जाइमर्स जो है ना, इस पे क्वेश्चन आता है कि ये होता क्यों है। ये मैंने आपको पहले बताया है, यूनिट 4 में मैंने आपको बताया है। एल्जाइमर्स जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट की कमी से ये होता है। अभी कमी क्यों होती है, उसके क्या कारण है, तो उसके दो कारण है। एक है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन प्लेक्स, इसे सेनाइल प्लेग आप बोलोगे, इसीलिए इस बीमारी को कई बार सेनिलिटी भी बोलते हैं। ये जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन प्लेग्स हैं बेसिकली हमारे दिमाग की नसों में ये जम जाते हैं। बीटा एमिलॉइड प्रोटीन के प्लेग्स जम जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लूटामेट एसिटाइल कोलिन ये सब कम हो जाता है ब्रेन में जाना। उसकी वजह से हमें ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब एल्जाइमर जो डिजीज़ है ये होता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न है टाउ प्रोटीन टेंजल्स, गांठें बन जाती है, टाउ प्रोटीन्स की गांठें बन जाती है। इसको न्यूरो फाइब्रिलियरी टेंजल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में सीधा पूछता है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे हिप्पोकैम्पस का मेमोरी में रोल बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हिप्पोकैम्पस में बेसिकली कॉलिनर्जिक ब्रिजेस होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट पाथवे के होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी ये दिक्कत होती है, डिस्ट्रॉय कॉलिनर्जिक ब्रिजेस, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्टली ओल्ड एज में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये ओल्ड एज में ही देखने को मिलेगा। फाइन। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया ये मैं आपको कराती हूँ, और आगे देखते हैं और कौन कौन से इसमें। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी मतलब कई बार ब्रेन में इंजरी की वजह से होता है। ये ज़रूरी नहीं है ओल्ड एज में, ये यंग में भी हो सकता है। हो सकता है आपके सर पे कोई चोट लग जाए बहुत ज़्यादा, तो उस चोट की वजह से आपको ये इशू हो सकता है। तो इसमें भी बेसिकली सारे इश्यूज वही रहेंगे, लेकिन मेन रीज़न क्या है, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बुढ़ापे में ही हो, ये यंग एज में भी हो सकता है। इसमें भी क्या होगा, आपको मेमोरी लॉसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी, ठीक है। लगभग वैसा ही है ये, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं है।
देन आपका है पार्किंसन। पार्किंसन आपने सुना होगा, वेरी कॉमन पार्किंसन। पार्किंसन में क्या होता है, इंसान जो होता है उसके सर पे सपोज कीजिए बार बार कोई चोट लगी, तो बार बार चोट लगने की वजह से ये हो सकता है। आपने एक बॉक्सर का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली, उनको हुआ था ये, रिपीटेड हेड ट्रॉमा, सर पे बार बार चोट लगी। तो ऐसे में इंसान का पोस्चर भी ऐसा हो जाता है, स्टूप्ड, फेस मास्ड हो जाता है, बैक बहुत रिजिड हो जाता है, वो आगे झुके हुए रहते हैं, एल्बो वगैरह बहुत फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, आर्म स्विंग बहुत कम होता है, हैंड कांपते हैं, पैर कांपते हैं, हिप्स और नीज़ में भी फ्लेक्स्ड होता है, शफलिंग, शॉर्ट स्टेप्ड गेट, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि होता है यहाँ पे, ये कुछ कुछ इशूज़ हैं। इसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये बढ़ता जाएगा, अगर ये हुआ है तो आगे और दिक्कत देगा। मोटर मूवमेंट का इशू है इसमें, मेन मोटर इश्यूज, ठीक है। ट्रेमर्स होंगे, कांपेगा वो इंसान, स्मूथ मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एटेक्सिया, जिसमें वो स्मूथली नहीं मूव कर पाएगा, और एप्रेक्सिया मतलब स्लो और रिजिड मूव वो करेगा। ये डोपामीन की वजह से होता है, डोपामीन की कमी की वजह से होता है। डोपामीन कहाँ बनता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। मैं थोड़ा सा राइटिंग आज गंदा ही लिख रही हूँ, पर ये आपको वर्ड्स मैंने सारे पहले बताए हुए हैं, तो आप स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो गूगल कर लेना या मुझसे पूछ लेना। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा आपका डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है, फाइन। और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं आपके, हंटिंगटन। हंटिंगटन जो है ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया है, HTT जीन की वजह से होता है। ये 40 ईयर्स के अराउंड ये देखने को मिलता है। इसमें मूडीनेस, फिजिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़, पार्किंसन में पिल रोलिंग मूवमेंट, ये एक वर्ड है जो आता है, पिल रोलिंग मूवमेंट। तो ये पार्किंसन जो है ये एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, हंटिंगटन जो है ये आपका किस रीज़न से है, तो ये बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स, ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, जीन्स में जेनेटिक में इशू हुआ, तो उस वजह से ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फाइन। और देखते हैं और क्या क्या रहता है इसमें। इस इंसान को मूवमेंट वगैरह में जो है इशू आएगा, ठीक है, फाइन। HTT जीन मैंने आपको बता ही दिया, हंटिंगटन बोलते हैं जिससे। इसमें मूवमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव इश्यूज भी जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कोरिया। कोरिया मतलब ऐसा लगेगा कि वो इंसान डांस कर रहा है, पैर आगे रख रहा है, झुक पीछे की तरफ रहा है, तो वो तो अटेंशन और बाकी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न है ग्लूटामेट ज़्यादा होना। पार्किंसन का रीज़न क्या है, वो कम होना, डोपामीन। इसका रीज़न क्या है, ग्लूटामेट ज़्यादा होना। ग्लूटामेट कम होने से क्या होता है, ग्लूटामेट कम होने से आपका डिमेंशिया था, सॉरी ये एल्जाइमर था। ग्लूटामेट और ये एसिटाइलकोलिन कम होने से आपका एल्जाइमर था। तो ये सारे थोड़े याद रखना अच्छे से। इसके अलावा और क्या क्या है, हंटिंगटन बता दिया, पार्किंसन बता दिया। प्रायोन डिजीज़, इसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, इसमें मतलब ब्रेन पूरा जो है वो ख़त्म ही है फिर। और क्या क्या है आपके, वर्नाइक्स एन्सेफेलोपैथी और कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, ये बताती हूँ मैं आपको। बेसिकली ये जो वर्नाइक्स एन्सेफेलोपैथी है ये एक, हम कहेंगे एक्यूट है, एक्यूट डिसऑर्डर है ये, जो कि होता है बिकॉज ऑफ थाइएमीन डेफिशिएंसी। थाइएमीन क्या है, थाइएमीन जो है आपका ये B1 है, B1 विटामिन B1, इसकी कमी की वजह से ये होता है, ठीक है। B1 थायमाइन डिफिशियंसी, देखो इसमें लिखा है कोट, कन्फ्यूजन होगा, ऑफ थैल्मोप्लेजिया एटेक्सिया थायमीन डेफिशिएंसी, इस वजह से ये होता है। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए इनको B1 दिया जाता है। बेसिकली ये होता है ड्यू टू एल्कोहल। अगर कोई इंसान एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसको ये इशू होता है। तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहेगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, मेमोरी लॉस भी उसका होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अल्कोहल छुड़वा दो, उसको B1 का सप्लीमेंट्स दो, तो उसको वो चीज़ ठीक हो जाएगी। एवर्जन थेरेपी आप दे सकते हो उसको, ये हम थेरेपीज़ में पढ़ेंगे।
लेकिन अगर वो इंसान कंटिन्यू करता जाए तो फिर उसको कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होगा, और ये कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है ये फिर ट्रीटेबल नहीं है। इसमें उसको रेट्रोग्रेड एमनीशिया, एंटीरोग्रेड एमनीशिया, कॉन्फैबुलेशन, कॉन्फैबुलेशन का मतलब आप उससे कुछ पूछोगे सवाल, उसको जवाब जो होगा वो हो सकता है गलत याद हो, तो वो गलत जवाब दे देगा, आपको लगेगा झूठ बोल रहा है, पर एक्चुअल में उसको याद ही वही है, गलत चीज़ ही उसको याद है। तो इस तरीके से उसको ये चीज़ें सारी जो हैं वो होती हैं। मेमोरी में गैप हो गया, रिकॉल नहीं कर पाता, कुछ पता नहीं, इस तरह की चीज़ें। और इसको एमनीशिया जो हुआ दोनों तरह का हुआ, मतलब ग्लोबल हुआ है बेसिकली, और ये इरिवर्सिबल है, अब वो नहीं बचेगा बेसिकली। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है ये ट्रीटेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ रहता है आपका, आई थिंक कुछ एक दो रहते हैं इमेजेस, पता नहीं क्यों मैं कई बार गूगल से डाउनलोड तो करती हूँ पर वो डाउनलोड होती नहीं है, तो एक दो चीज़ इसमें रह रही हैं, रुको मैं आपको देख के बताती हूँ कौन सी रह रही है। देखो, एल्जाइमर मैंने आपको बताया, ये देखो फ्रंटो टेम्पोरल और वेस्क्यूलर, ये दोनों मैंने डाउनलोड की थी इमेजेस, पर ये इसमें अटैच ही नहीं हुई, ये डाउनलोड हुई ही नहीं, पता नहीं क्या इशू है। बेसिकली फ्रंटो टेम्पोरल वाला जो है ये होता है हमारे फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में इशू की वजह से। इसको पहले पिक्स डिजीज़ कहते थे, पिक्स डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान जो है वो जो काम सोशली इनहिबिटेड होता है, जैसे आपको किसी के घर पे खाना पसंद नहीं आया, आप कहीं बाहर गए खाना खाने, आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या बोलते हो, बुराई थोड़ी ना करोगे मुंह पे, नहीं नहीं, आप एक आदर सत्कार में उसको बोलते हो हाँ खाना अच्छा था। ये इंसान क्या करेगा, ये मुंह पे बोल देगा बेकार खाना है। तो फ्रंटो टेम्पोरल वाला जो इंसान है इसको समझ ही नहीं आता, उसका फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब जो है उसमें इशू हो गए हैं, और इस वजह से वो क्या करेगा, वो जो काम सोशली नहीं करने चाहिए वो करेगा, सेक्सुअल कमेंट्स कर देगा किसी पे, सामान चुरा लेगा, कुछ भी करेगा, जो काम सोशली इनएप्रोप्रिएट है वो काम करेगा, ठीक है, फाइन। और कौन सा है इसमें, वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर आपको पता है वेस्क्यूलर वर्ड इज रिलेटेड टू योर हार्ट, तो लगभग 10% जिनको भी डिमेंशिया उनका वेस्क्यूलर ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बेसिकली वेस्क्यूलर जो है, मतलब वेस्क्यूलर कार्डियो वेस्क्यूलर, सॉरी वेस्क्यूलर इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियो वेस्क्यूलर इज रिलेटेड टू हार्ट, तो कार्डियो आपका हार्ट होता है, वेस्क्यूलर इज रिलेटेड टू योर स्ट्रोक, आप बोल सकते हो बेसिकली। तो ये क्या होता है, इन लोगों में बेसिकली स्ट्रोक्स आते हैं, उन स्ट्रोक्स की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी जब ब्रेन में हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिमेंशिया होता है उसे हम कहेंगे वेस्क्यूलर डिमेंशिया। तो वेस्क्यूलर डिमेंशिया इज नथिंग एल्स बट योर डिमेंशिया विच इज कॉज ड्यू टू स्ट्रोक। स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन कम गया, ऑक्सीजन कम जाने की वजह से उसे ये इशू हुआ, टिश्यूज मर गए, नेक्रोसिस कहते हैं उसे हम, नेक्रोसिस, टिश्यूज मर गए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, तो उस वजह से आपको ये हुआ। ल्यूवाई बॉडी, ल्यूवाई बॉडी वाला भी शायद इसमें अटैच नहीं हुआ ना, ल्यूवाई बॉडी का लेट मी चेक, नहीं हुआ है शायद, ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, बहुत से अटैच ही नहीं हुए, नहीं हुआ, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ल्यूवाई बॉडीज में बेसिकली क्या है, इसमें आपके अ, कुछ स्फेरिकल बिट्स होती हैं प्रोटीन की, जिन्हें आप बोलोगे एल्फा साइन्यूक्लियाइन, ठीक है। ये जो हैं प्रोटीन्स हैं बेसिकली, ये आपके ब्रेन सेल्स के साइटोप्लाज्म्स में, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई सब्सटेंशिया नाइग्रा लोकस कोरकस, यहाँ पे ये होती हैं, इनकी वजह से आपको कॉग्निटिव सिम्टम्स पहले देखने को मिलेंगे, उसके बाद में फिर और इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे शुरू में कॉग्निटिव इशू क्या आएंगे, वही अटेंशन में इशू आ रहा है आपको, अटेंशन स्पार्ट एंड अलर्टनेस इसमें इशू है, हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, बाद में हो सकता है पार्किंसंस के जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिले। तो लीवर बॉडी क्या है बेसिकली, ये अल्फा साइन्यूक्लियाई का जमा होना है ब्रेन में, इसकी वजह से आपको ये इशू आता है, ठीक है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी मैंने आपको बता ही दिया, ब्रेन में कोई इंजरी हुई उसकी वजह से होता है, ये यंग एज में भी हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, बाकी सारे मोस्टली आपको ओल्ड एज में ही देखने को मिलेंगे। सब्सटेंस वाला मैंने आपको बताया, इसमें कॉर्साकॉफ और वाला आ गया आपका, HIV वगैरह ऐसा आपसे नहीं पूछते ये वाले, पार्किंसन इज इम्पॉर्टेंट, हंटिंगटन इज इम्पॉर्टेंट, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, अनस्पेसिफाइड वाला आपको कुछ भी याद नहीं रखने।
दिस इज़ ऑल। ये आपके सारे के सारे न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको बताए। इनको सबको आपको अच्छे से याद रखना है, ये बात ध्यान रखें। तो बेसिकली कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो क्यों हुआ, वो आपका अल्कोहल के रीज़न से हुआ। इट इज़ ड्यू टू योर अल्कोहल। बाकी इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्नाइक्स वाला जो है आपका एन्सेफेलोपैथी, ये उसका शुरू का वर्जन है, जैसे कि डिमेंशिया का शुरू का वर्जन डेलेरियम है। इस तरीके से आप उसको याद रखो। ठीक है, फाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं केवल नेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो अगर आप एमफिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर ये क्लास सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं केवल नेट के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। नेट के अकॉर्डिंग दिस इज मोर देन इनफ। नेट के अकॉर्डिंग दिस इज सफिशिएंट। दिस प्लस PYQs अगर इतना कर लेते हो, नेट आराम से हो जाएगा, JRF आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं बायो में नहीं घुसूंगी यहाँ पे, बिकॉज इट विल मेक थिंग्स हार्डर फॉर यू। तो आपको इतना ही करना है, इतना आप याद कर लो, सफिशिएंट है। शॉर्ट नोट्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इतने इतने बनाते जाओ, इतने इतने लिखते जाओ, इनको याद करते जाओ, और फिर PYQ में कुछ एडिशनल आपको दिखता है तो वो आप इंक्लूड अपने नोट्स में कर लें। दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की बात करी है। आगे कल हम और नए 2-3 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, DSM और ICD जो मैंने बताया, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम सेवरल टाइम्स, पूछते हैं, तो ये आप करें। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।